हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 का कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 8 है प्राकृतिक आपदाएं, और ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो कि अभ्यास प्रश्न ऐसे है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन सही है और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो पहला यहाँ पे दे रखा है बाढ़, यानी दूसरा है भूस्खलन, तीसरा है सूखा, यानी कि इसको हम अगर इंग्लिश बोले तो ये फ्लड हो जाएगा आपका, ये भूस्खलन लैंडस्लाइड हो जाएगा, और ये सूखा ड्राउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो होती हैं कहीं ना कहीं नेचुरल आपदाएं होती हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी हैं ये प्राकृतिक के कारण आती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त में से सभी सही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के तट पर बनाया जाता है। जहाँ पे बाढ़ रहते हैं, जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है उसके नदियों के किनारे यानी जो तट होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर क्या बनाया जाता है। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है बांध, तीसरा है मेड़बंदी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या वहाँ पे आप मेड़बंदी करेंगे? नहीं हो पाएगा। वृक्षारोपण कर सकते हैं लेकिन वृक्षार कितनी है, क्योंकि अगर मिट्टी उसके किनारे से कटी जाएगी तो वृक्ष वहाँ पे टिकेंगे नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बांध बना सकते हैं मोटे मोटे वहाँ पे, जिसके माध्यम से क्या होगा कि पानी ज़्यादा उस क्षेत्र में ना फैले, बस वो किनारे से होते हुए उधर से बांध से ही निकल जाए अपना पानी। तो ध्यान में रखेंगे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होंगे उसके नदियों किनारे हम लोग क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए है क्या है। पहला है अभिशाप है, दूसरा है खतरनाक है, तीसरा है विनाशकारी है, या उपरोक्त में से सभी। तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती है क्या हमारे लिए अभिशाप होती हैं, क्या हमारे लिए खतरनाक होती है, क्या हमारे लिए विनाशकारी होती है? बिल्कुल, ये सब इतनी चीज़ें दे रखी हैं सब बातें बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे दे रखा है कथन प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पेड़ काटना चाहिए। तो आप प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पेड़ काटेंगे, क्योंकि पेड़ काटेंगे तो जाहिर सी बात है और भी हमारा पर्यावरण का नुकसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है, आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है। दूसरा, अत्यधिक वर्षा से फसलें सड़ जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर वर्षा ज़्यादा होगी तब आपकी जो फसलें रहती हैं वो कैसी होंगी, सड़ जाएंगी। भूस्खलन वन संपदा विनाश का कारण होता है। तो जो भूस्खलन होता है उससे वन संपदा के विनाश का भी कारण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भूस्खलन होता है तो वहाँ पे लैंड जो होता है कट करके बह जाती है। तो कहीं ना कहीं जब लैंड कट के बहेंगी तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे, वन संपदा होगी, उसका कहीं ना कहीं विनाश ही होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। बिल्कुल बात सही है, जो ज़्यादातर जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको भूस्खलन ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लैंडस्लाइड आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब वहाँ से नीचे मिट्टी कटने लगती है तो ऊपर वाली जो पहाड़ी एरिया रहता है वो अचानक से स्लाइड कर जाता है, वहाँ से अचानक से वो नीचे गिर जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक आपदाएँ क्यों आती हैं। सो आंसर में लिखेंगे मनुष्य से प्रकृति की स्वाभाविक संरचना प्रभावित होती है। ठीक है, जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है तो प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे ही प्राकृतिक आपदाएं आती है। अगर हम किसी चीज़ का जो प्रकृति से मिला है उसका अगर हम सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हों, अत्यधिक दोहन करते हैं उसका, तो कहीं ना कहीं उसका जो संतुलन होता है प्राकृतिक का और मनुष्य के बीच में, तो बिगड़ जाने के कारण क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मान लीजिए आप धरती पे हैं, धरती के नीचे पानी है आपके, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में पानी आप यूज़ करते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी क्या होगा, पानी ख़त्म हो जाना है नीचे वाला। ठीक है, और वहाँ पे बारिश हो नहीं रही है तो पानी फिर से रिचार्ज हो नहीं पा रहा है, आपका जो वाटर लेवल है नीचे वाला तो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा वहाँ पर पानी की संकट आ जाएगी, यानी वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। ये सूखा क्या है, हमारा एक तरीके से प्राकृतिक आपदाएँ हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, अगर हमने पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में काटने लगे तो वहाँ पे वर्षा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि फसलें नहीं होगी, फिर से सूखा पड़ सकता है। या किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो गई, अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी और फसलें क्या होंगी कि आपकी जो फसल होंगी वो कहीं ना कहीं सड़ जाएंगी और काफ़ी लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसका मेन कारण कौन है, मनुष्य है।
तो मनुष्य को जो भी चीज़ें प्रकृति से मिली हैं उनको उनका आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के माध्यम से उसका इस्तेमाल करिए। अगर आप सतत विकास के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके आगे चल कर के आपके आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए वो बची रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, और हमारा पर्यावरण और क्या नाम है मनुष्य का जो यानी प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध भी रहेगा तरीके से अच्छा रहेगा, और उनका दोनों का संतुलन बना रहेगा, और हमें इस प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकते हैं। अगर हम अत्यधिक मात्रा में दोहन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्राकृतिक आपदाएँ भी झेलनी पड़ेंगी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, प्राकृतिक आपदा किन किन रूपों में आती है? तो आंसर में लिखेंगे जो प्राकृतिक आपदा है किन किन कारणों किन किन रूपों में आती है, उसके लिए लिखेंगे प्राकृतिक आपदा आपका बाढ़ हो गया, ठीक है, जिसको हम फ्लड कहते हैं, सूखा, ड्राउट, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भूकंप, सुनामी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक आपदाओं की महामारी। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना का सीज़न चल रहा है, मनुष्य के कारण हुआ ना कोरोना चला है। 2 साल से आप लॉकडाउन बैठे थे, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस कर चल रही हैं, क्लासेस में जाते हैं। अब इस प्रेजेंट टाइम में ओमिक्रॉन आ गया है। अब ओमिक्रॉन की वजह से सुनने में आ रहा है कि फरवरी में इसका जो पीक सीजन आने वाला है उसमें हो सकता है लॉकडाउन लग सके। तो कहीं ना कहीं ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मनुष्य के कारण ही हो रहा है। तो आप इस प्रकार से इसके जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बाढ़ आने के क्या कारण हो सकते हैं? स्पष्ट कीजिए, बाढ़ क्यों आता है, इसको आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है वनों की अंधाधुंध कटाई। अगर हम वनों का अधिक मात्रा में कटाई करेंगे तथा बड़े बड़े उद्योग द्वारा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े जाने के कारण क्या होती है, पृथ्वी के तल में अत्यधिक ताप की वृद्धि हुई। जो पृथ्वी का ताप हो जाता है वो कैसा होता है, अधिक उसका ताप बढ़ जाएगा, जिससे पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने लगेगी और बाढ़ का कारण बन सकती है। तो अगर हम पेड़ पौधे अधिक मात्रा में काटेंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं, खुद लेते हैं, तो जो पर्यावरण का संतुलन रहता है उसको बनाए रखते हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी पर्यावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की आप नाम सुने होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो ग्लेशियर होंगे, जो बर्फ़ होंगी वो पिघलने लगेंगी। अब जब बर्फ़ और सब पिघलने लगेंगी तो कहाँ पे जाएंगी, समुद्र में जाएंगी, नदियों में जाएंगी। अब इसका जब वहाँ के जल स्तर ऊपर बढ़ेगा तो कहाँ जाएंगी, वो हर अपने किनारे जो क्षेत्र रहेंगे उनको अपने आप में पानी में डुबोते लेके चले जाएंगे, और इसका कारण क्या होगा, बाढ़ आने का एक कारण हो जाएगा। तो अधिक से अधिक आप लोग पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। प्रश्न नंबर 6 है, और एक चीज़ 2 चीज़ हम और बता देते हैं जो पर्यावरण की 2 चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको सांप होता है, ठीक है, ये आपका किसान का मित्र कहलाता है, ठीक। किसान का मित्र तो आपको केचुआ तो सुने होंगे, केचुआ तो है ही है, ठीक है, किसान के मित्र। पर सांप भी आपका किसान का मित्र होता है, और किसान का मित्र एक और होता है, कौन है, उल्लू है, ठीक है। उल्लू भी किसान का मित्र होता है। कैसे होता है, सांप कैसे होता है, मान लीजिए आप तो कोई केचुए को पता है, केचुए क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरी करके, जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है, नीचे वाली उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको नीचे से ऊपर ला कर करते हैं। और लेकिन सांप कैसे होता है, जो सांप होता है, किंग कोबरा जो सांप होता है वो क्या करता है, जो खेतों में चूहे पाए जाते हैं उनको मार के खाता है। क्योंकि जो चूहे होते हैं हमारे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। अगर अधिक मात्रा में अगर वहाँ पे किसी क्षेत्र में चूहे पाए जा रहे हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे कितने बिल करके वो कितनी फसलों को नुकसान कर देते हैं। तो उसको खाने के लिए कौन आता है, सांप आता है। तो इसलिए सांप को भी किसानों को मित्र कहा जाता है। सेकंड आपका है उल्लू भी आपका क्या होता है कि जो खेतों में जो चूहे पाए जाते हैं वो रात के समय उनको पकड़ के खाया जाता है। तो उल्लू भी आपका किसान का मित्र होता है। तो कभी कोई आपके अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि बताइए इसमें से किसान का मित्र कौन है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, पहला ऑप्शन दे दिया गया आपको उल्लू, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया सांप, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया केचुआ। तो बहुत लोग क्या करेंगे, सिर्फ केचुए पे मार के चले जाएंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी किसान के मित्र हैं, लेकिन सबको पता है कि सिर्फ केचुए का। तो केचुए को ध्यान में रखिए, और भी हैं, उल्लू भी है, सांप है,
तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसी के साथ उनका अगर सिर्फ केचुए कुमार की चले आए, ये तो है बिल्कुल है, कोई बात नहीं है, लेकिन भी है, ये भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जो लास्ट का हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी किसान के मित्र हैं। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, सूखा किसानों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रकार पहली बात तो, ठीक है, कुछ चीज़ मिस्टेक है तो उसको अपने आप से आप लोग सुधार लीजिएगा। सो आंसर में लिखेंगे भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। जो भारत का कृषि है वो कहीं ना कहीं मानसून पर निर्भर है, यानी जब मानसून आएगी, वर्षा होगी, तो जो फसलें होंगी वो उसका उपज होगा। वर्षा ना होने से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर वर्षा नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपको सूखे की स्थिति देखनी पड़ेगी। फसलें खेतों में सूख जाती हैं, अकाल पड़ जाता है, वर्षा अनिश्चित भी होती है, कभी वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है और कभी देर से। बीच में काफ़ी अंतर आ जाने से मनुष्य, पशु पक्षी व वनस्पतियाँ को प्रभावित होती हैं। जाड़े के दिनों में वर्षा से गेहूं की अच्छी फसल होती है। वर्षा ना होने पर असिंचित क्षेत्रों में फसलें सूख जाती हैं और उपज घट जाती है, जिससे किसानों को अत्यधिक हानि होती है। तो ये कहीं ना कहीं कारण है जो आपका सूखा किसानों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 7 है। 7 में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के क्या उपाय हैं? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आंसर में आप ज़रूर इसको नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट ये आपका क्वेश्चन बनेगा। जो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए आपको क्या क्या उपाय रखने हैं या उपाय करने हैं, उसको आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि अत्यधिक वृक्षारोपण। अधिक से अधिक आपको क्या करना है? वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाने हैं। खेतों, आपके जो बागान होंगे बागानों में लगाइए, आपके जो घर होंगे घर के आसपास लगाइए, साथ ही साथ जितने जंगल हैं जंगल में जाके लगाइए। उसके साथ नदियों किनारे लगाइए, जो सड़क होंगी सड़क के किनारे लगाइए। मतलब कि अधिक से अधिक मात्रा में आपको क्या करना है? वृक्षारोपण करना है सबसे पहला। दूसरा है कि वनों का संरक्षण, जो जहाँ पे वन है, जहाँ पे अंधाधुंध कटाई हो रही है, इमारती लकड़ियों के लिए वनों का कटाई किया जा रहा है, उन पे आपको संरक्षण करना है, उनको काटने से बचाना है, उनको आपको सुरक्षित रखना है। पॉइंट नंबर 3 है उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, कल कारखानों से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जो धुआं है, उसकी मात्रा किसी न किसी तरीके से कम की जाए, कम से कम उसका उत्सर्जन हो, जिससे कि वैश्विक तापमान ना हो। तो चौथा पॉइंट है आपदाओं के संबंध में पूर्व सूचना मिलना चाहिए। अगर आपदा कोई आ रही है उससे पहले हमें सूचना मिल जाए ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपका ये भी कहीं ना कहीं आपका एक प्रकार से अगर सूचना पहले से मिल जाती है तो उससे हम बचाव कर पाते हैं। जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखे होंगे कई जो सुनामी आती है उससे पहले हमको पता चल जाती है। जैसे तौकाते तूफान आया था, तौकाते चक्रवात आया था, ठीक है, जो अरब देश में तौकाते आया था और इसका नाम किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था, ठीक है। तो ये तौकाते जो है अभी जालती में जावेद आया है और ये बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है, यूएई ने। और इसी प्रकार से कई तूफान आते हैं, गुलाब है, आपका तौकाते है, शाहीन है, ये सब जो होती हैं जब कहीं ना कहीं अब हमारा जो टेक्नोलॉजी है बहुत डेवलप्ड हो चुका है और उसके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि किस क्षेत्र में जो दबाव क्षेत्र कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसके माध्यम से हम बता देते हैं कि इस क्षेत्र में ये तूफान आने वाला है और इस तट पे जाके टकराएगा, कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। इससे हमें एक पहले से अनुमान हो जाता है और हम क्या करते हैं, बचाव दल वहाँ पे भेज करके कहीं ना कहीं उस चीज़ों से हम थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। बहुत से जन धन का वहाँ पे हम सुरक्षा कर पाते हैं। तो ये सब हमें अगर पूर्व ज्ञान हो जाए आपदाओं का तो हम उससे आप सुरक्षित हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है आपदाओं के संबंधित सूचना का प्रसारण। जब भी आपको सूचना मिल जाए उसका प्रसारण कर दीजिए, ये भी आपका कहीं ना कहीं बचाव होगा। सूचना प्रभावित क्षेत्रों में बांध बनाना, जलाशयों को गहरा करना। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में
बांध, जहाँ पे सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे क्या करनी है, बांध बनाइए, जलाशय हो उसको गहरा कर दीजिए, जिससे पानी अगर बरसात होती है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा रहे और जो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर है उसका मेंटेनेंस बना रहे, उसका लेवल हमेशा बना रहे, वो ज़्यादा नीचे उसका ना जाए लेवल। पॉइंट नंबर 7 है सिंचाई के लिए नहरें बनाना, बिजली पैदा करना। और आपको ध्यान रखना है सिंचाई के लिए नहरें बनाइए और बिजली पैदा करना, ये भी आपका एक तरीके से प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का उपाय है। प्रश्न नंबर 8 है भूस्खलन के क्या कारण है। जो लैंडस्लाइड होता है वो किसके कारण होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जितने भी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। सो आंसर में लिखेंगे कभी कभी कोयले आदि की खानों से इतनी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं कि उसका आधार समाप्त हो जाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे खदान है, इसके अंदर यहाँ पे मतलब पृथ्वी ऊपर हम लोग खोद के गए, इसके नीचे ये सब निकाल डालें मिट्टी उट्टी, और क्या हुआ कि इसका आधार ही ख़त्म कर डालें, यहाँ पे कुछ रुकने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। तो अचानक से कि ऊपर जो मिट्टी होगी धसेगी नहीं धसेगी, या जहाँ पे या इधर इधर ऊपर है तो क्या होगा स्लाइड कर जाएगी नहीं स्लाइड कर जाएगी। तो ये क्या होगा कि अधिक अगर हम कहीं पर खदान है अधिक मात्रा में वहाँ पे उसका दोहन कर रहे हैं, ये तभी तो प्राकृतिक से मिल रहा है हमें। जो खदानें होती हैं जो हमें कोयला मिलता है वो प्राकृतिक देन है ना, जीवाश्म से हमको मिला है। तो उसका हम अत्यधिक मात्रा में दोहन करेंगे यानी कि अधिक मात्रा में निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लैंडस्लाइड होना ही होना है। उसका जब आधार समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होना धंसने लगता है, यहाँ पे फंसने लगता है गलत है, तो यहाँ पे लिख लीजिए धंसने लगता है। ठीक है, तो वहाँ का जो ज़मीन होती है वो धंसने लगती है। इसके अतिरिक्त वर्षा या बाढ़ आने पर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे भारी मात्रा में कटाव हो जाने से भी भूस्खलन हो जाता है। जब अधिक मात्रा में बरसात होता है तो आप देखते होंगे जब बड़ी बड़ी नदियाँ रहती है उसके किनारे भी लैंडस्लाइड होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं कि वहाँ पे जब बरसात होती है तो धीरे धीरे पानी कटने उसका जो आधार होता है कट जाता है और वहाँ से जो पहाड़ी एरिया होती है वहाँ से जो पत्थर बड़े बड़े होते हैं वो लैंडस्लाइड के रूप में गिरने लगते हैं, इसी को कहते हैं भूस्खलन। और इसका कारण क्या होता है ये सब आपने देखा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको चैप्टर को पढ़िएगा और अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।